हेलो सर। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीपीपी नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। 16 से शुरू करने जा रहा है। 15 तक मैंने डिस्कस कर लिया था। तो क्वेश्चन में क्या रहा है और कैसे अटेम्प्ट करना, अगर आपको जानना है तो आप डीपीपी नंबर 1 में देख लीजिए। आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है कि किस तरीके से डीपीपी अटेम्प्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया होगा। डीपीपी अपलोड कर लीजिएगा, आंसर की भी अपलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है the figure shows the block of mass 2m having the spherical smooth cavity of radius r placed on the smooth horizontal surface. There is small ball of mass small m moving at instant velocity downward with the velocity v with respect to the block at this instant. इसका जो मास है कैपिटल एम दैट इज 2m, स्फेरिकल रेडियस r horizontal surface. The sphere is a small ball of mass m moving at instant vertically downward with velocity v with respect to the block at this instant is। तो चलो व्हाइट बोर्ड का हेल्प लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 इस तरीके से देखो, पार्टिकल्स यहाँ पे है, इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास 2m के बराबर है, इसकी स्पीड v के बराबर है और सारा सरफेस फ्रिक्शनलेस है। पूछ रहा है एट दिस इंस्टेंट द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉल बाय द ब्लॉक इज, इस ब्लॉक से कितना नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसकी एबीडी बनाओ। जब इसकी एबीडी बनाओगे तो इस पे एन इधर दिखेगा और इस पे भी एन इधर दिखेगा। ठीक है, तो इस 2m जो ब्लॉक है ना, इसका एक्सेलरेशन आएगा। अगर इस 2m ब्लॉक की बड़ी बनाओगे, 2m ब्लॉक की, तो इस पे n तुम ऐसे दिखाओगे ना, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा। अगर लिखेंगे n बराबर, इसका मास 2m है और इसका एक्सेलरेशन a1 मान लो इधर, तो n बराबर 2m इंटू a1, इससे a1 क्या आएगा n अपॉन 2m। ये आ गया इस बड़े वाले का एक्सेलरेशन। अब इस पार्टिकल का मोशन सर्कुलर ग्राउंड फ्रेम में तो नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसे घूमेगा और साथ में जब इधर भागेगा, बड़ा वाला डिस्क ऐसे जब भागेगा, इसका मोशन सर्कुलर नहीं रह पाएगा। इसका मोशन सर्कुलर तुम्हें इसी फ्रेम से नजर आएगा। ये जो बड़ा ब्लॉक है ना, उसके फ्रेम से इसका मोशन सर्कुलर नजर आएगा। तुम्हें इस पे खड़ा होगे तभी जाके समझ पाओगे कि इसका मोशन सर्कुलर है, और जब वो सर्कुलर मोशन में होगा तभी जाके तुम m v² लगा सकते हो। लेकिन एक बार जब तुम इस पे खड़ा हो गए, तो जब इस पार्टिकल की एबीडी बनाओगे, मास m का, तो इस पे n इधर दिखाओगे तो इस पे n आगे दिखाओगे ऐसे। लेकिन इस पे खड़ा होके जब इसकी एबीडी बनाओगे तो इसमें सूडो फोर्स भी तो आएगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन, इस बड़े वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो सूडो फोर्स ऐसे आएगा। क्या लिखेंगे, मास m इंटू इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऐसे, तो मास m इसका
इनटू इस बॉक्स का एक्सेलरेशन ब्लॉक का कितना है, a1 है ना, रिवर्स करेंगे ना। अच्छा, a1 की वैल्यू उठा के तुम यहाँ प्लेस कर दो, तो वैल्यू क्या आ गई, रखोगे तो आएगा n प्लस m इंटू a1, तो बनेगा n/2। मतलब इस छोटे वाले ब्लॉक पे जो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर बनेगा, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर दैट इज 3n/2, और नेट फोर्स जो है दिस वन इज इक्वल टू मास इंटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन v²/r। और इसके फ्रेम में इसकी वेलोसिटी तो v ही है, क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट में है। अगर ये इनिशियली रेस्ट में है तो इसके फ्रेम से इसकी वेलोसिटी तो v नजर आएगी। रख दिया। इससे n की वैल्यू क्या आ गई, दिस वन इज 2mv²/3r आंसर। ओके, अगला पार्ट, द आंसर इज बी पार्ट। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ग्राउंड के फ्रेम में ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, दैट इज a1। तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, a1 आएगा n/2m। n कितना है, इतना उठा कर रख दो इसमें, दिस इज mv²/3mr, v²/3r, सी बात। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 16 15 पे आता है, 17 पे कह रहा है द टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास m connected with each other by the spring constant k, block b is initially shifted to a small distance x0 to the left and then release। ये m है, इसको x0 डिस्टेंस शिफ्ट करके छोड़ दिया। Choose the correct statement of this problem after the spring attained its natural length। जब ये ब्लॉक इतना भागता है कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाता है, तो उसके बाद बताइए, आफ्टर द स्प्रिंग अटेंड नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ अटेंड करने के बाद। ठीक है, रूडो का क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन। 17, ये क्वेश्चन 16 था। ठीक है, तो देखिए ये नेचुरल लेंथ का पोजीशन था, ब्लॉक को आपने x0 डिस्टेंस कंप्रेस करके यहाँ पे रखा था, ब्लॉक को यहाँ से आपने रिलीज किया। तो जब ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा, स्प्रिंग की जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी किसको मिलेगी, इसी ब्लॉक को मिलेगी, क्योंकि इस ब्लॉक को तो मिलेगी नहीं, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऐसे धक्का मार रहा है ना, ऐसे धक्का मार रहा है, तो इस वाले ब्लॉक को जब इधर धक्का मारेगा तो भाग ही नहीं पाएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ वॉल, वॉल इसको भागने नहीं देगा, तो सिर्फ यही ब्लॉक भागेगा। इसका मतलब इस स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरा का पूरा किसको मिलेगी, इस ब्लॉक को, जब ये नेचुरल लेंथ पे आएगा उस समय इसकी स्पीड 0 रहेगी, क्योंकि नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ पे आने के पहले ये स्प्रिंग कंप्रेस रहेगी, स्प्रिंग कंप्रेस रहेगी तो इस ब्लॉक को उल्टा धक्का मारेगी, इसको जब उल्टा धक्का मारेगी तो भाग नहीं पाएगा, इधर नहीं भाग पाएगा ना, स्पीड 0 रहेगी। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये पार्ट, स्प्रिंग की पोटेंशियल इज हाफ k x0 का स्क्वायर and this one is completely converted into the kinetic energy of this block, half mv square, this one is root k x0 का स्क्वायर अपना, ये वेलोसिटी होगी इस ब्लॉक की, v1 मान लीजिए, और इस ब्लॉक की स्पीड इस स्टेट पे 0 रहेगी।
तो ये पार्ट इज रॉन्ग आंसर। मैक्सिमम इलांगेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग यूजिंग द सब्सिक्वेंट मोशन इज x नॉट अपॉन रूट 2। इस स्प्रिंग का मैक्सिमम इलांगेशन कितना होगा? एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक ए कितना होगा? ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम इलांगेशन पे आपकी बार क्या होगा? आपकी बार क्या होगा कि जब ये ब्लॉक आगे की ओर भागेगा, नेचुरल लेंथ के बाद जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो स्प्रिंग इलांगेटेड हो जाएगी। नेचुरल लेंथ पे आगे जब ब्लॉक और आगे भागेगा तो स्प्रिंग इलांगेटेड होगी। स्प्रिंग इलांगेटेड होगी तो इसको भी आगे खींचेगी और इसको पीछे खींचेगी, ऐसे खींचेगी। स्प्रिंग खींच गया है ना, तो ऐसे खींचेगी, इलांगेटेड हो गई स्प्रिंग तो ऐसे खींचेगी। जब इस ब्लॉक को इधर खींचेगी तो दीवार से कॉन्टेक्ट छूट जाएगा। पहले धक्का मार रहा था इसलिए दीवार पे टका लगा हुआ था। पहले स्प्रिंग इस ब्लॉक को इधर धक्का मार रहा था तो वह ब्लॉक किस स्प्रिंग से के टच में था क्योंकि धक्का लग रहा था। लेकिन अब स्प्रिंग इसको खींचेगी, जब खींचेगी तब तक खींच जाएगा इधर, तब ब्लॉक इधर खींच जाएगा। तो मैक्सिमम इलांगेशन और कंप्रेशन पे एक खासियत होती है क्या? दोनों ब्लॉक की स्पीड इक्वल होता है। मैक्सिमम इलांगेशन और कंप्रेशन पे दोनों ब्लॉक की स्पीड इक्वल होती है। लगा दे मोमेंटम कंजर्वेशन, इस स्टैंड से इस स्टैंड तक क्या लिखोगे? यहाँ का मोमेंटम m इंटू v1, इसका मोमेंटम 0। यहाँ का मोमेंटम क्या लिखोगे? m इंटू v, इसका भी m इंटू v, क्योंकि दोनों का मास सेम है, दैट इज 2m इंटू v। व्हाट इज v? v1 बाई 2। अब लाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ की एनर्जी बराबर यहाँ की एनर्जी, तो यहाँ की एनर्जी क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इस ब्लॉक की 0, इस ब्लॉक की हाफ m v1 स्क्वायर, और यहाँ की पोटेंशियल 0 है ना क्योंकि नेचुरल लेंथ पे इज इक्वल टू इस स्टैंड पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर का ट्वाइस, इसकी भी उतनी, इसकी भी उतनी, और स्प्रिंग एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां से के एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी v1 का स्क्वायर माइनस 2v का स्क्वायर, ये हाफ हाफ का टर्म हट गया। अब तुम क्या करो, v की वैल्यू उठा के यहाँ प्लेस कर दो, v1 का स्क्वायर माइनस ये v1 स्क्वायर बाई 4 बनेगा 2, तो v स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, v1 स्क्वायर बाई 2। फिर पूछे x की वैल्यू कितनी आएगी, तो के एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2 v1 का स्क्वायर यहाँ प्लेस कर दो, दैट इज के एक्स नॉट का स्क्वायर अपन है। अच्छा, इसमें मास का टर्म के एक्स, इस मास का टर्म बचा रहेगा ना, तो मास का टर्म है, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी x नॉट अपॉन रूट 2। दिस इज द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ दिस स्प्रिंग। देखिए x नॉट बाई रूट 2, द आंसर इज बी पार्ट। अब चेक करना है हमें कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक ए की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। तो आपको बताया जा चुका है कि जब भी मैक्सिमम स्पीड गेन करता है या मिनिमम स्पीड गेन होता है, स्प्रिंग विल बी नेचुरल लेंथ। तो बताया जा चुका है कि मैक्सिमम स्पीड या मिनिमम स्पीड पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होती है, एसएचएम के टाइप पे। सेंटर ऑफ मास में बड़ा से बताया गया। क्या करेंगे, मान लो इसका स्पीड v3 हो जाता है, इसका v4 हो जाता है, स्प्रिंग अगेन नेचुरल में आ जाती है, तो लिखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम, तो इक्वेशन यही बनेगा, इनिशियल मोमेंटम 0 इस ब्लॉक की, इस ब्लॉक की इनिशियल मोमेंटम m इंटू v1, इस ब्लॉक का फाइनल मोमेंटम m इंटू v3, इस ब्लॉक का फाइनल मोमेंटम m इंटू v4, LMC।
इससे बनेगा v3 प्लस v4। इसको लिखेंगे एनर्जी इक्वेशन। इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको v1 पता है ना, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सिंप्लीफाई कर दो, इससे v3 की वैल्यू आ जाएगी। इसके इसको सॉल्व करोगे तो v3 की वैल्यू v1 के टर्म में आ जाएगी। v1 आपको पता है। v3 के दो रूट आएंगे, एक रूट आएगा v3 का 0, एक रूट और आएगा तो 0 तो बताएगा इस कंडीशन करस्पॉन्डिंग इनिशियल, क्योंकि इनिशियली भी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड आएगी 0। एक और जो रूट आएगा ना, वो अगला जो नेचुरल लेंथ आएगा उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड होगी। जो अगला नेचुरल लेंथ आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो इसकी स्पीड होगी, दिस वन इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक। तो ये जो ये है, ये मिनिमम स्पीड है इस ब्लॉक की। v3 के दो रूट आ रहे हैं और नेचुरल लेंथ पे मिनिमम मैक्सिमम आता है, तो मिनिमम स्पीड ये आएगी और मैक्सिमम स्पीड और ये आएगी मैक्सिमम स्पीड। सॉल्व करें ना, आंसर आ जाएगा। ओके 18 कह रहा कि 3 आइडेंटिकल पार्टिकल ABC lie on the smooth horizontal table, light inextensible string, which are the just dot connected AB and BC। just dot है मतलब टेंशन अप्रोक्सीमेट 0 है and 135 डिग्री। impulse J is imparted to the particles C in the direction BC। इसको impulse दिया गया। mass of each is m। correct option is speed of A just after impulse। A की स्पीड पता करना है, स्पीड ऑफ B, स्पीड ऑफ C, स्पीड ऑफ A। ठीक है, सबकी स्पीड पता करना है, व्हाइट बोर्ड पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 18। तुमने इंपल्स दे दिया, एंगल 135 डिग्री है, ये एंगल 135 है ना, देख लो 135 है, दिस इज 135। तो कोई पूछे कि ये एंगल क्या होगा, ये 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री। अच्छा आपने इंपल्स दे दिया है ना, तो इसमें टेंशन डेवलप होगा, इंपल्सिव टेंशन, तो इसकी स्पीड हो जाएगी v1, C की स्पीड होगी इसके अलावा, क्योंकि जिधर इंपल्स लगेगा वेलोसिटी में चेंज उधर ही आएगा। तो नेट इंपल्स इधर ही है और इनिशियल स्पीड 0 थी, तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में आएगी v1। तो स्पीड T दिखाएंगे इस वाले ब्लॉक के वीडियो में। एक और चीज, इस वाले ब्लॉक पे रस्सी ऐसे है ना, तो टेंशन T1 ऐसे आएगा, इस पे भी टेंशन T1 ऐसे आएगा। तो इस ब्लॉक की जो स्पीड आएगी, दिस वन इज v2। और इसकी स्पीड किधर आएगी, इसकी स्पीड आएगी इस T और इस T1 की रिजल्टेंट के डायरेक्शन में आएगी। कोई बात नहीं, मान लो
इस ब्लॉक की स्पीड मान लो ऐसे इधर वाला। अच्छा एक और खासियत, इस ब्लॉक की स्पीड और इस ब्लॉक की स्पीड इस रस्सी के डायरेक्शन में एकदम सेम होगी, एकदम सेम होगी, एकदम सेम होगी इस डायरेक्शन। इसका मतलब क्योंकि रस्सी इनएक्सटेंसिबल है ना, तो जितनी स्पीड इसकी इधर होगी उतनी स्पीड इसकी इधर होगी, इनएक्सटेंसिबल है। इसका मतलब ये वाला स्पीड तो मान लो वी एक्स है, मान लिया इस ब्लॉक की स्पीड वाला वी एक्स है, और एक वी वाई ऐसे मान लो 90 डिग्री में। इस ब्लॉक के पास दो स्पीड है, एक वी एक्स एक वी वाई, और 90 में मानना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की हेल्प से। अब ऐसा तुम्हारे दिमाग में आएगा ना कि इधर V1 मान लें और इसको V2 ना, तो इधर V2 मान लें, तो ये एक एंगल बन गया ना, तो फिर रिजल्टेंट निकालना में गड़बड़ हो जाएगा। तो वेक्टर वाला मेथड नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos वो यूज नहीं करना है यहाँ पे। इस सारे कंफ्यूजन से बचने के लिए तुम क्या कर सकते हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की हेल्प ले सकते हो, इधर वी एक्स इधर वी वाई। जैसे बताता हूँ क्यों ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मान लो एक पार्टिकल है, ये स्पीड है मान लो 5 के बराबर, ये भी है 5 के बराबर, तो रिजल्टेंट बीच में आएगा 5√2। तो इस 5 का रिजल्ट 5√2 है। लेकिन कोई क्या है कि इसी का प्रोजेक्शन आप ऐसे ले लीजिए, ये वाला प्रोजेक्शन करके ये निकाल लीजिए, दिस वन इज वी डैश कि मान लो 37 डिग्री पे, और इधर फिर एक 37 डिग्री पे ले लो, 37 डिग्री पे, ये भी 37 ये भी 37, ये भी आएगा वी डैश इसी कंपोनेंट। आप कोई पूछे कि ये वी डैश 37 डिग्री का एंगल क्या है और ये वी डैश 37 डिग्री एंगल क्या है, ये 37 डिग्री है। अब इनके रिजल्टेंट ये 5√2 होगा, ये नहीं होगा। देखो कैसे भाई, ये वी डैश है तो वी डैश कितना आएगा, ये 5√2 है ना, तो बनेगा 5√2 का cos 37 डिग्री बनेगा, 5√2 का cos 37 डिग्री बनेगा। अच्छा अब कोई पूछे 5√2 किससे आएगा, तो 5√2 निकालने के लिए अब मैं इसका हेल्प ले रहा हूँ, इसका हेल्प वी डैश का अगेन cos, वी डैश cos 37 डिग्री, और इसका भी cos 37 डिग्री, तो ट्वाइस बन जाएगा। अब क्या करो 5√2 बराबर ये 2 वी डैश जो है ना, वी डैश है ना, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, यहाँ पे बन गया 5√2 cos 37 डिग्री, और ये एक और cos 37, इसे कैंसल आउट हो गया। इसी प्रूफ क्या हो गया, 1 बराबर 2 इंटू cos 37 का स्क्वायर, इट इज 16/25, मतलब 25 बराबर 32 तुमने प्रूफ कर दिया, गलत हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है। एक्चुअल में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के हेल्प से तुम लिख सकते हो, अगर ऐसे होता 90 डिग्री तब तुम लिख सकते थे, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है वो, और ये जो वेलोसिटीज है इधर के वो नेट वेलोसिटी इधर और इधर का नेट वेलोसिटी है, नेट अंडरलाइन इधर का नेट इधर का नेट, तो रिजल्टेंट वेक्टर मेथड से नहीं आएगा। लेकिन अगर ये वी डैश इधर वाला नेट है और अगला वाला नेट इसके परपेंडिकुलर वाला तब ये आ जाएगा। चल में मिस्टेक हो रहा है इसमें, ये कम तुमने कंपोनेंट का कंपोनेंट कर रखा है, या तुम इसको ऐसे करते 5√2 का 37 में करते, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे करते इसके परपेंडिकुलर ऐसा, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक और ये के, इनके सहायता से तुम रिजल्टेंट लिख सकते हो, ठीक है। और हाँ एक दोनों में इंपॉर्टेंट वर्ड है यार, अगर मान लो एक पार्टिकल पे कोई क्या है कि तुम इधर फोर्स लगाया 3 न्यूटन का, इधर लगाया 4 न्यूटन का, रिजल्टेंट बताइए, तो रिजल्टेंट बीच में आ गया, ये 4 न्यूटन का नेट फोर्स है, ये 3 न्यूटन का नेट फोर्स इधर है, इधर 4 न्यूटन का, तो ये आ गया क्या, जो भी आ गया दैट इज एक्स। क्योंकि पूछे एक्स का कंपोनेंट इधर बताइए दैट इज नॉट 3,
भाई इसका इसका रिजल्टेंट x है, ये तो ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो कोई पूछे x का ये वाला काउंट होते x वाला कंपोनेंट, तो x का x वाला जो कंपोनेंट आएगा वो x cos थीटा तो बनेगा, बट वो बराबर होगा 3 प्लस इसका भी इधर कंपोनेंट, दैट इज 4 cos अल्फा। अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो पूरा एंगल अल्फा है, तो ये बनेगा। एक्चुअल में जब तुम इसका इधर कंपोनेंट कर रहे हो ना, जब इसका इधर कंपोनेंट कर रहे हो तो तुम इसको लिख रहे हो, तुम इसका जब इधर कंपोनेंट कर रहे हो तो तुम इसको लिख रहे हो, ना कि तुम 3 को लिख रहे हो। तुम इतनी बड़ी क्वांटिटी लिख रहे हो, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो किसी पार्टिकल पे इधर 10 न्यूटन लगा, इधर 15 न्यूटन लगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये 10 न्यूटन रिजल्टेंट का कंपोनेंट है, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता कि वो 10 न्यूटन रिजल्टेंट कंपोनेंट होता और इधर वाला इसका कंपोनेंट होता तब आ जाता। और ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में यही होता है, क्यों? ये अल्फा 90 आ गया ना, अगर ये 90 पे होता तो अल्फा 90 आ गया 3, एक्स कॉस 3 आ गया, तो इसका इधर कंपोनेंट 3 आएगा, तो हो गया। इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों का अंतर समझना। अगर मैं एक पार्टिकल है, इधर तूने 2 न्यूटन फोर्स लगाया और इधर तूने 5 का लगाया, जो रिजल्टेंट आया उसका कंपोनेंट क्या ये इसके बराबर है क्या? ना, इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो इसमें इसका भी इधर कंपोनेंट दोनों जोड़ के आएगा ना, तो वो मिलता तब तुम लगा सकते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का हेल्प लिया, माना इसकी वेलोसिटी इधर वाला bx है और अगला मैंने परपेंडिकुलर मान लिया, ताकि वो मिस्टेक मुझसे ना हो। ओके चलिए, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, पूरे सिस्टम पे अणु कितने पता है? अणु तो बहुत सारे। अच्छा bx बराबर किसको, जो bx होगा इधर की वेलोसिटी bx वो बराबर होगा v1 के, क्योंकि रस्सी इनएक्सटेंसिबल है। vy किसके बराबर होगा? एक काम करो, इस डायरेक्शन में स्पीड v2 होगा ना, v2, इस पार्टिकल की स्पीड और इस पार्टिकल की स्पीड इस डायरेक्शन में v2 आएगा, क्योंकि रस्सी इनएक्सटेंसिबल है। तो अब कंपोनेंट लो। अच्छा ये वाला एंगल क्या आएगा, 45 डिग्री। ये भी एंगल क्या आएगा, 45 डिग्री। तो क्या लिखोगे, v1 का cos 45 माइनस vy का cos 45 इज इक्वल टू v1 का cos 45 vy cos 45। इधर की स्पीड हो गई और इधर की स्पीड और इस पार्टिकल की इधर की स्पीड सेम होगी, एंड दैट इज v2। 1/√2 1/√2, इसी इक्वेशन बन गया v1 माइनस vy इज इक्वल टू v2√2। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम पे इंपल्स इक्वेशन लिखेंगे इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन था ना, एक्स के डायरेक्शन में इंपल्स इक्वेशन लिखेंगे। तो एक्स के डायरेक्शन में सिस्टम पे नेट इंपल्स क्या है, जे है। क्या लिखोगे, जे बराबर एक्स के डायरेक्शन इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। एक्स के डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम, इस पार्टिकल क्या बनेगा, एम इंटू v1 प्लस इस पार्टिकल क्या बनेगा, एक्स के डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन इधर इधर, दैट इज अगेन एम इंटू v1, क्योंकि y का तो कंपोनेंट आएगा नहीं, तो ट्वाइस कर लिया, प्लस इस पार्टिकल का x के डायरेक्शन में कितना बनेगा, ये भी एंगल 45 बनेगा ना, 45, तो v2 है, तो v2 cos 45, दैट इज m इंटू v2 cos 45। इससे इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन यही है बेसिकली, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड, x के परपेंडिकुलर मतलब y के डायरेक्शन इंपल्स लिखेंगे y में, तो y में इंपल्स 0 है ना, इंपल्स तो x में था, तो y इंपल्स 0 है, तो 0 बराबर चेंज इन मोमेंटम इन y डायरेक्शन। तो y में सिस्टम के पास मोमेंटम, इसका तो 0 है y में, क्योंकि पूरा पूरा x में है। इसका मोमेंटम y में क्या बनेगा, y में क्या बनेगा, vy m इंटू vy प्लस इस पार्टिकल का y मोमेंटम, इस पार्टिकल का y मोमेंटम, मतलब ऐसे इधर
क्योंकि एक्स है ना, एक्स का डायरेक्शन है, तो वाई मोमेंटम में जब किसकी स्पीड v2 इधर है, v2 इधर है, इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा, v2 cos 45, क्योंकि एंगल 45 तभी 45 बनेगा, v2 cos 45 और है नीचे को, इसलिए माइनस लिखेंगे, माइनस प्लस की जगह पे माइनस, माइनस m इंटू v2 cos 45। इससे से भी की वैल्यू क्या प्रूफ हो जाएगी, v2 बाई रूट टू, m से m कटेगा, v2 बाई रूट टू आ गया। ओके ना, यहां से भी की वैल्यू उठा के तुम इसमें प्लेस कर दो, इसमें प्लेस कर दो। वैसे भी देखो ना, तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, 1 2 3, क्या अननोन है, एक v1 अननोन है, एक v2 अननोन है, v1 v2 v1 एंड vy अननोन है, तीन इक्वेशन, तीन अननोन, सॉल्व कर दो, सारे के सारे आंसर आ जाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 कह रहा है कि अ पार्टिकल इज अटैच्ड टू एन एंड ऑफ द रिजिड रॉड, the rod is hinged at other end and rotate in a horizontal plane about the hinge. Its angular speed is increasing at constant rate. The mass of particle is small m. The force extended by the rod on the particle is F. Then correct option is. एक ऐसे ब्राउन क्वेश्चन है, एक रॉड है, पार्टिकल यहाँ पे हिंज है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में से घूम रहा है। कह रहा है ये रॉड इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहा है उस पर कमेंट करिए। अगेन व्हाइट बोर्ड पाएंगे, पार्टिकल है, ठीक है। तो जब तुम इस पार्ट और एक्सिस से है, अल्फा से घूम रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। इस पार्टिकल जोड़ी बनाओगे तो इस रॉड से नॉर्मल डायरेक्शन आएगा एन ऊपर की ओर, mg दिखेगा नीचे को, और एक टेंशन फोर्स इधर आएगा, एम इसलिए दिखेगा कि mg को बैलेंस कर सके, और टेंशन अंदर को इसलिए दिखेगा ताकि उस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन दे सके। साथ में इसमें एक और टेंशन है, एक तो टेंशन ये होगा जो कि सेंटर तरफ होगा और एक टेंशन अंदर का होगा, मतलब वो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दो, दैट इज T2। क्योंकि अल्फा भी तो है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर तुम ऐसे घुमा रहे हो ना, इसका मतलब इस पार्टिकल को तुम इधर भी धक्का मार रहे हो, इधर भी धक्का मार रहे हो, तो एक टेंशन ऐसे होगा T2, एक टेंशन टुवर्ड द सेंटर T1, एक N और एक mg, ऐसा होगा। तो रॉड ने जो फोर्स लगाया, इस रॉड ने जो फोर्स लगाया वो कौन कौन सा फोर्स होगा, वो T1 T2 और N होगा। मतलब अगर तुम दिखाते हो T1 T2 और N, तो अगर तुम ऐसे दिखाते हो कि x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, और z तुम अंदर को दिखा रहे हो, तो ये T1 बेसिकली इधर है, T2 z की तरफ है और y की तरफ क्या है, n है। n बैलेंस किसको करेगा, mg को, n तो mg को बैलेंस कर लेगा। T1 टुवर्ड द सेंटर mr ओमेगा स्क्वायर, T2 m into tangential acceleration is r alpha, T2 tangential force है ना, tangential force is r alpha, r alpha। अब कोई पूछे नेट फोर्स बताइए, रॉड ने जो पार्टिकल पकड़ा उसका नेट फोर्स क्या होगा, जो नेट फोर्स होगा एफ नेट वो बराबर होगा अंडर रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, n के स्क्वायर mg है प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, तो f जो है mg से ज्यादा आएगा और हमेशा ज्यादा होगा।
क्योंकि अल्फा का टर्म है ना, अल्फा में कुछ तो है, ओमेगा इनिशियल 0 होगा, टी तो 0 हो गया, बट T2 तो 0 नहीं हुआ, तो T2 कुछ रहा तो mg का स्क्वायर प्लस T2 का अंडर रूट है, तो f इज ग्रेटर देन mg। इसका मतलब ये पार्ट गलत आंसर है, इक्वालिटी नहीं चलेगा, f कांस्टेंट है, बी पार्ट भी गलत आंसर है। एंगल बिटवीन f एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन डिक्रीजेस, f और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में एंगल, f और रॉड के बीच का एंगल, ओके। अच्छा, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो n तो वही रह गया, लेकिन जैसे टाइम बढ़ाओगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अच्छा एंगुलर स्पीड इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, मतलब अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट, ये तो फोर्स कांस्टेंट हो गया, लेकिन ओमेगा तो बढ़ेगा, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है तो ओमेगा होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो टाइम बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, तो T1 को इंक्रीज करना है, T1 को इंक्रीज करना है और n कांस्टेंट रहेगा। तो अब एंगल की बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंगल, ये मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये जो T1 T2 का रिजल्टेंट आएगा वो तो हॉरिजॉन्टली प्लेन में आएगा, XZ प्लेन में आएगा, तो T1 T2 का रिजल्टेंट आएगा इधर, T1 एंड T2 का रिजल्टेंट, एंड दैट इज नथिंग बट T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर का अंडर रूट, ये बनेगा, ये बनेगा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन x और z प्लेन में बनेगा रिजल्टेंट, वो T1 T2 का रिजल्टेंट आएगा, और n तो वर्टिकल प्लेन में y में, तो जो एंगल है रिजल्टेंट वो तो ये है, दैट इज एंगल इज थीटा 1, तो tan थीटा 1 तुम क्या लिखोगे, दैट इज n अपॉन अंडर रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर लिखोगे, n तो कांस्टेंट है और T2 भी कांस्टेंट था, बट T1 इंक्रीज कर रहा है, तो T1 इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज करेगा तो पूरी वैल्यू डिक्रीज करेगी ना, डिक्रीज करेगी क्योंकि n कांस्टेंट T2 कांस्टेंट, पूरी वैल्यू डिक्रीज करेगी, अगर ये डिक्रीज कर गया तो थीटा 1 भी डिक्रीज करेगा, और ये तो वैसे भी सही है कि जब ये फोर्स बढ़ाओगे तो रिजल्ट उसके तरफ बेंड होगा, तो थीटा 1 डिक्रीज करेगा, ओके। इसका मतलब क्या होगा कि थीटा 1 डिक्रीज करेगा, सही आंसर। फिर क्या रहा, एफ और रॉड के बीच के एंगल बताइए, एफ और रॉड के बीच के एंगल भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि रॉड वाला जो एंगल है, 1 सेकेंड पहले से चेक करते हैं, सी पार्ट तो करेक्ट आंसर, व्हाइट बोर्ड पे जाता है, रॉड कौन सा है, रॉड T1 वाला ना, ठीक तो डिक्रीज करेगा, रॉड T1 वाला है, T1 वाला, रॉड T1 वाला है, तो जब T1 का फोर्स बढ़ेगा तो रिजल्टेंट हमेशा उधर बेंड करता है जो ज्यादा मैग्नीट्यूड में होता है, तो T1 इंक्रीज कर रहा है, अगर T1 इंक्रीज कर रहा है तो रिजल्टेंट T1 की तरफ बेंड होगा, तो अगर ये प्लेन है ना, XZ प्लेन है, ये रिजल्टेंट तो ऐसे आएगा, ऐसे, तो प्लेन से भी एंगल घटेगा और इस लाइन से भी एंगल घटेगा, तो इसका आंसर सी एंड डी दोनों हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 20 में कह रहा है a particle is moving in uniform circular motion in horizontal plane, particle position and velocity at time t equal to 0 is shown in the figure, which indicate the variable on the vertical axis correctly match the graph along particle motion। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ओमेगा इज कांस्टेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 पे डायग्राम पे आता है, x component of velocity, y component of force acting on particles moving in circle, angular velocity of particles, x component of particle, ठीक है। इसको यहीं पे बता देता हूँ, देखो किसी टाइम पे मान लो पार्टिकल्स यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है,
ये रेडियस आर के बराबर है, ये वाला एंगल थीटा मान लो, दिस एंगल इज थीटा। तो जो एक्स कंपोनेंट बनेगा दिस इज आर कॉस थीटा बनेगा, थीटा है ना, तो ये एक्स कंपोनेंट ये बनेगा, ये इधर क्या बनेगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा ये बनेगा। थीटा इज ओमेगा टी, तो ग्राफ बनेगा ये, मतलब कॉस ओमेगा टी का ग्राफ बनेगा, एक्स का ग्राफ कॉस ओमेगा टी है। तो देखो ये पार्ट का आंसर क्या होगा, कॉस ग्राफ, ये है कॉस ग्राफ, ये कॉस का ग्राफ है, ये वाला ना माइनस कॉस ग्राफ था, माइनस कॉस, सॉरी ये तो माइनस साइन के ग्राफ है, ये तो माइनस साइन का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है, माइनस साइन का ग्राफ है, माइनस साइन है, ये कांस्टेंट है, तो ये क्या है कॉस ओमेगा टी प्लस, ठीक है। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा दिस वन, एक आंसर लास्ट है, मतलब ये पी क्यू आर एस मान लो, पी क्यू आर और एस है, तो तुम क्या कहोगे, ये का आंसर देगा एच। वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, पार्टिकल पर वाई कंपोनेंट कितना होगा, पार्टिकल पे जो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो फोर्स किधर होता है टुवर्ड द सेंटर, ये फोर्स आएगा ऐसे, और ये वाला एंगल क्या आएगा थीटा, अगर ये थीटा है तो भी थीटा बनेगा, तो फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या बनेगा, वाई कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट, फोर्स का जो वाई कंपोनेंट बनेगा दिस वन इज माइनस, और ये जो फोर्स होगा टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स होता है एम बी स्क्वायर बाई आर होता है, क्या लिखोगे एम बी स्क्वायर बाई आर का साइन थीटा बन गया माइनस साइन थीटा, मतलब क्यू, तो वाई कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल इज मूविंग इन, आंसर इज क्यू, सॉरी क्यू, आंसर इज क्यू बी का। एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट है, तो सी का आंसर क्या होगा आर होगा, हाँ कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, नहीं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल ही एस है बेसिकली, वो तो वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी पूछा ना, ठीक है, तो इसे कोई बात नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर दो, एक्स को आ जाएगा एक्स होना वेलोसिटी, बी की वैल्यू क्या है डी एक्स बाई टी, इट इज माइनस आर साइन ओमेगा टी, माइनस आर साइन ओमेगा टी आएगा ना, कॉस का होता है माइनस, ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा क्यू, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज क्यू माइनस साइन, ठीक है। 21 the linear momentum of particle is given by equation this one, a force F is acting on particle, select correct alternative, linear momentum P of particle is always parallel to F, linear momentum है ना ये, देखो व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 21, तो लीनियर मोमेंटम का जो इक्वेशन है P इक्वल्स टू ये साइन टी आई कैप माइनस ए कॉस टी जे कैप, ये लीनियर मोमेंटम है, तो फोर्स इक्वेशन क्या होता है डी पी बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये बनेगा एक साइन क्या बनेगा कॉस टी आई कैप, ये क्या बनेगा कॉस टी क्या बता है माइनस साइन टी, तो बनेगा प्लस ए साइन टी जे कैप। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये पार्ट लीनियर मोमेंटम P इज ऑलवेज पैरेलल टू F ना, ये तो गलत आ गया। अगला बी पार्ट परपेंडिकुलर टू F, चेक कर लेते हैं। अच्छा क्या ये दोनों हमेशा पैरेलल हैं, गलत, पैरेलल कहाँ है, इसका कॉफी रेशियो और इसका रेशियो बराबर नहीं, डॉट डॉट चेक करो P डॉट F का, तो डिफरेंट मल्टीप्लाई करो इसको, तो बनेगा ए साइन टी कॉस टी माइनस ए स्क्वायर कॉस टी साइन टी दैट इज 0, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट
जीरो आ रहा है, हमेशा जीरो आ रहा है, टाइम के टर्म में डॉट प्रोडक्ट का जरा टाइम टी पे लिखा है, डॉट प्रोडक्ट की आ गया जीरो, मतलब दोनों हमेशा परपेंडिकुलर है। तो लीनियर मोमेंटम और फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। बी पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन। Linear momentum p is always constant. Magnitude of linear momentum is constant with respect to the time. Linear momentum p is always constant, गलत है। जब फोर्स है तो कांस्टेंट कैसे होगा, मोमेंटम चेंज होगा, बट उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, क्योंकि फोर्स मोमेंटम के परपेंडिकुलर है। अगर फोर्स मोमेंटम के परपेंडिकुलर है तो बस डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखेगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r is banked of speed इतना, a car of mass m attempt to go on the circular road। एक सर्कुलर रोड है जिसका रेडियस r है, बैंक फॉर द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब पता है क्या है? जो भी होता है अंडर रूट आर जी टेन थीटा के बराबर है। अभी कितना 40 किलोमीटर पर आवर है ना, तो 5/8 The friction coefficient between the tire and road is negligible. Friction coefficient 0 है। Then correct option. The car can make a turn without skidding. Okay, if the car turn at speed less than itna, it slip down. बी पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन। तो सही तो है, अगर स्पीड मान लो कम है तो टर्निंग स्लिपिंग नीचे करोगे, स्पीड ज्यादा होगा स्लिपिंग अवे होता है बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसमें अगर इस तरीके से ऐसे ये कार है तो तुम एम जी ऐसे दिखाओगे, नॉर्मल एक्स ऐसे दिखाओगे, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे दिखाओगे। अवे मतलब ऐसे एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाई आर। तो देखो अगर इसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो ये स्लिपिंग ऊपर करेगा, अगर स्पीड कम होती है तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि mg का कंपोनेंट आएगा, mg कंपोनेंट इधर आएगा ना इधर, और इसका कंपोनेंट इधर आएगा। तो अगर mg का कंपोनेंट इधर ज्यादा होता है, इधर ज्यादा तो स्लिप नीचे करेगा। तो ये ज्यादा कब होगा, जब इसका कंपोनेंट इधर कम हो जाएगा। तो कम कब होगा, जब स्पीड एक कम होगी। अगर स्पीड कम हो जाती है तो इधर कंपोनेंट घट जाएगा, अगर घट गया स्लिप नीचे करेगा। इसका मतलब वो सही कह रहा है बी पार्ट इसका। बी पार्ट इसका सही है कि कार टर्न एट स्पीड लेस देन 40 किलोमीटर पर आवर इट स्लिप डाउन। सी पार्ट क्या कर रहा है इसका, इफ द कार टर्न एट अ कांस्टेंट स्पीड इतना, द फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, बिल्कुल। अगर इसकी स्पीड है तो इसका रिजल्टेंट ही तो एन होगा। इस एन की जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसका रिजल्टेंट होगा। तो इस एन की वैल्यू जो आएगी इसका रिजल्टेंट बनेगा। एन इज व्हाट, दिस इज रूट ओवर एम जी का स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। दिस इज द फोर्स। नॉर्मल एक्शन बेसिकली ये दीवार लगा रहा, रोड लगा रहा, वो इसके बराबर आएगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट। इफ कार टर्न एट अ करेक्ट स्पीड इतना, the force by the road on the car is greater than mg as well as mv square by r। ऑफ कोर्स ज्यादा है भाई, जो नेट फोर्स है वो ये है, तो ये फोर्स mg से भी ज्यादा है और सिर्फ इससे भी ज्यादा है, क्योंकि दोनों की रिजल्टेंट से आ रहा है। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 का लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23 का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वो आप उसमें अपलोडेड होगा, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, देखिए, कि a cylinder of radius r is rotating about horizontal axis with speed this one. A block of mass m is kept the inner surface रखा हुआ है cylinder. The block is moving with the vertical circular motion without slipping. Coefficient of friction between the block and surface is mu. इसकी बीच का mu है. The minimum value of mu for the complete vertical circular motion of the block is this one. और ओमेगा कांस्टेंट है, देखो कहीं लिखा हुआ है। अच्छा, ये कांस्टेंट ओमेगा सिलेंडर ये मैंने समझ में कांस्टेंट ओमेगा देखिए, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना हो ताकि ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर जाए, ठीक है। तो चलिए व्हाइट बोर्ड के पेज पे आते हैं। अब क्या क्या पता है, एक ये है, मैं भी पता करना है आपको रेडियस आर को। चलो 24, ठीक है। तो कह रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, रेडियस आर के बराबर है, तो यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना हो ताकि ये ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर जाए। तो इससे इंपॉर्टेंट पता है क्या, ये जानना पड़ेगा कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट सबसे कम कहां हो रहा है, स्लिपिंग के चांसेस सबसे कम कहां है। जब तक इसके बीच में एन रहेगा तब तक ये घूमता रहेगा, और जहां पे इसके बीच का एन गैप होगा वहां पे स्लिप कर जाएगा, मतलब स्लिप क्या करेगा, सरफेस छोड़ देगा। तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि एन कहां पे जीरो होने की संभावना है। अच्छा मान लो, देखो इस हाफ रीजन में, इस रीजन में तो संभावना नहीं है, ये ब्लॉक इसी पर आएगा, पता है कहां पे है, इस रीजन में कहीं ना कहीं है जहां पे एन घटेगा। तो मान लो ये एंगल वर्टिकल से थीटा है, एंड ब्लॉक को यहां दिखाया, एपीडी बनाओ, एन टुवर्ड द सेंटर दिखाओगे, एमजी डाउनवर्ड दिखाओगे, ये थीटा है तो भी थीटा आएगा, ये एन एस से एम जी एस है। फ्रिक्शन फोर्स, अगर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर को दिखेगा, क्यों ऊपर को दिखेगा, क्यों दिखेगा, क्योंकि ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो होगा, अल्फा जीरो होगा इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है इसका मतलब यह है कि mg के इस कंपोनेंट को, इस mg के इस कंपोनेंट को कौन बैलेंस करेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी तो ओमेगा कांस्टेंट रह पाएगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो पाएगा। Since omega is constant, alpha will be zero, then tangential acceleration will be zero. If tangential acceleration is zero, this means tangential force will be zero. mg का जो ये कंपोनेंट आएगा उसको किसको बैलेंस करना पड़ेगा, इस फ्रिक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या लिखोगे, पहला इक्वेशन तुम ये लिखोगे, फ्रिक्शन इज इक्वल टू, फ्रिक्शन इज बैलेंस बाय mg का ये कंपोनेंट mg sin थीटा, और टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन क्या लिखोगे, n प्लस n इधर और mg कंपोनेंट इधर, दैट इज mg cos थीटा, दिस वन इज इक्वल टू पार्टिकल पे mr ओमेगा स्क्वायर,
ओके, तो यहां से तुम n बराबर क्या लिखोगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी कॉस थीटा। ये फ्रिक्शन है, आपको पता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन हमेशा अपने लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा होता है, ज्यादा कर रहा हूं, कम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, ये हमेशा अपने लिमिटिंग म्यू इंटू एन से कम होगा या बराबर होगा। तो दिस एम जी साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू, एन की जगह पे ये वैल्यू प्लेस कर दो, तो यहां से m कटेगा, यहां से म्यू बराबर क्या आएगा, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइड बाई दिस इक्वेशन इज आर ओमेगा स्क्वायर। जी कॉस थीटा, म्यू हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो जो म्यू होना चाहिए वो हमेशा इस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, इस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। तो म्यू की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी तो ज्यादा होना चाहिए। म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन। मतलब थीटा की हर वैल्यू के लिए, थीटा की हर वैल्यू के लिए, इस थीटा की एवरी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन होल्ड करना चाहिए। और थीटा की वैल्यू किस जाएगा, 0 से लेके 180 तक, एंगल से लेकर 0 से लेके 180 तक, तो 0 से 180 के बीच में हमेशा होल्ड करना चाहिए, ये कंडीशन होल्ड हमेशा करना चाहिए। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ म्यू ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए। इसको y मान लेते हैं और इस y की मैक्सिमम निकालते हैं, म्यू उससे भी ज्यादा आएगा तो मैं कहूंगा कि ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगा। तो इस वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा होना चाहिए, तो इसकी मैक्सिमम निकालनी है, लेट्स दिस इज y इज g sin थीटा डिवाइड बाई आर ओमेगा स्क्वायर माइनस जी कॉस थीटा। तो इसकी मैक्सिमम निकालेंगे, तो dy बाई डी थीटा 0 कर दो, तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर इसका बनेगा 0, इसका बनेगा g, और cos का माइनस साइन थीटा तो हो जाएगा प्लस एक g और इंटू cos का अगेन साइन, तो स्क्वायर बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 0 करना है, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बनेगा आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये क्या बनेगा माइनस जी कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा जी साइन स्क्वायर थीटा। अब उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू जो है ना उठा के प्लेस कर दो, इसको प्लेस करो, देखो वैल्यू कितनी आ रही है। ओमेगा कितना, √5g अपन आ रहा है ना, ओमेगा इज √5g अपन आर, उठा के प्लेस करो, तो √5g अपन आर यहाँ प्लेस करोगे तो कितना आएगा, 0 इज इक्वल टू √5g अपन आर, तो 5g अपन आर इंटू कॉस थीटा माइनस जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जी साइन स्क्वायर थीटा, आर से आर कटेगा। अच्छा जी अब हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा 0 इक्वल टू 5 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा होता है, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा, इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी से इक्वेशन क्या बनेगा, 0 बराबर 5 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसी से कॉस्ट निकालेंगे, उसको उठा के प्लेस करेंगे तब म्यू आएगा,
तो यहाँ से कॉस रख लिए, बाइनोमियल आ रहा ना थीटा, इसको इधर भेजा, ये बनेगा -5 कॉस थीटा, -1 बराबर 0। तो इससे कॉस की वैल्यू क्या आएगी, -b प्लस -√b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है। एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं, हो सकता है उससे मिस्टेक हो। देखो y की जगह पे क्या लिखिए, g sin थीटा अपॉन r में का स्क्वायर इतना, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, कॉस का बनेगा साइन। तो g sin थीटा इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का, तो कॉस का माइनस बनेगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये हमने मिस्टेक किया, माइनस, ये क्या बनेगा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस जी, और ये टर्म बनेगा माइनस का, तो फिर ये भी हटा दो यहाँ से, फिर ये भी हटा दो, फिर ये भी हटा दो, तो ये क्या बनेगा, -g साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 0 और ये बनेगा 5 और ये बनेगा माइनस ना, देखो माइनस, ये क्या बनेगा 5 cos थीटा माइनस cos थीटा, या माइनस साइन थीटा, तो बनेगा माइनस साइन थीटा क्या बनेगा, व्हाट इज माइनस, इट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस के कट कर देगा इसको, तो इससे cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज 1/5, उठा के इसमें रख दो, तो cos 1/5 है, तो व्हाट इज साइन थीटा, इट इज, दिखाओ ऐसे, थीटा इज cos इज 1/5 इज √24, तो साइन थीटा इज व्हाट, √24/5। अच्छा, इसमें g की जगह पे 10 रख दो और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर दो, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई 5 माइनस कॉस थीटा। देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 5g/r थी, 5g/r, तो यहाँ पर रख दो, तो r से r कटेगा, g यहाँ से g यहाँ से g यहाँ से कट जाएगा। अब वैल्यू प्लेस करो, तो साइन थीटा कितना है, √24/4 है, √24/5 है, फिर 5 माइनस कॉस थीटा कितना है, 1/5 है, तो कितना आएगा √24, और ये 5×25 = 24, ये 24 बनेगा, आएगा 1/√24। उन्होंने क्या रखा है इसकी वैल्यू, यह 2√6/3x की वैल्यू है 1/√24, तो कितना आएगा, देखो √6 है ना, ये कितना आएगा बताओ तो, 6×4 = 24, 1/√24 आ रहा, सिंप्लीफाई तो करो इसको, तो बनेगा 2√6 बनेगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 2 × 2 4, 4 × 6 24 डिवाइड बाई 3, इट इज 8, द आंसर इज 8 25। इसमें कह रहा है कि a gun with the fire small ball each of mass 20 gram is firing 20 ball per second on the smooth horizontal table on the surface ABCD. If the collision is perfectly elastic, ball are striking at the center of the table with a speed of itna meter at angle 60 with the vertical. Just before collision, the force exerted by one of the leg on the ground is itna, assuming the total weight of the table is itna. Then perfectly elastic. Collision is perfectly elastic. तो फिर ऐसे टक्कर करके ऐसे जा रहा होगा, तो अगर इसकी स्पीड भी है इधर और इसकी भी इधर भी है, तो मोमेंटम चेंज x में नहीं होगा, मोमेंटम चेंज सिर्फ y में होगा, क्योंकि x में वेलोसिटी इधर है और फाइनल वेलोसिटी इधर ही है, मोमेंटम चेंज x में 0 आएगा, तो जो भी मोमेंटम चेंज आएगा y में आएगा।
तो वाई मोमेंटम चेंज कितना आएगा? अरे वाई की फाइनल मोमेंटम, अगर ये वाला एंगल थीटा है मैं मान लूँ, तो ये भी एंगल थीटा आएगा इलास्टिक कोलिजन से, तो क्या लिखोगे? एम भी साइन थीटा, वाई का फाइनल मोमेंटम एम बी साइन थीटा, जैसे ये मोमेंटम घटाओ वाई का, माइनस ऑफ माइनस एम बी साइन थीटा, दिस इज 2 एम बी साइन थीटा। ये मोमेंटम चेंज हुआ एक पार्टिकल की वजह से वाई में, वाई में। अब कितने पार्टिकल टकरा रहा है? 20 बॉल्स पर सेकेंड टकरा रहा है, पर सेकेंड। तो मोमेंटम चेंज पर सेकेंड इन वाई, दैट इज अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम चेंज इन वाई पर सेकेंड इज अप्लाइड फोर्स। अब एक पार्टिकल से इतने का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो 20 बॉल है, इससे कितना चेंज होगा? 20 मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 20 इंटू 2 एम बी साइन थीटा। थीटा हॉरिजॉन्टल एंगल है 60 डिग्री विद द वर्टिकल, वर्टिकल से एंगल 60 है, मतलब हॉरिजॉन्टल से क्या होगा? 30। अगर वर्टिकल से 60 है, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना आएगा? दैट इज 30। अगर ये 60 है तो 30 बनेगा, तो यहाँ पे 30 प्लेस कर दो, तो वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज ये 30 साइन 30 इज हाफ, हाफ मतलब ये 2 कट जाएगा, अगर 20 एम बी, फोर्स अप्लाइड इज 20 एम बी। मास कितना जाएगा एक पार्टिकल का? 20 ग्राम है, इंटू वेलोसिटी कितनी है? 20 इंटू 1/2, 7/2 कट गया, एम लिख दिया। वेलोसिटी कितनी है? 5 है, 5 यहाँ पर। ये कितना आ गया? ये आएगा यहाँ से डबल जीरो, 5 दूनी 10 से एक और डबल जीरो, दैट इज 2। अप्लाइड फोर्स इज 2। अच्छा, टोटल वेट कितना है? 0.2 kg है। तो इस टेबल पे अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे जाऊं, व्हाइट बोर्ड पे जाऊं, तो इस टेबल पे एक तो फोर्स 2 न्यूटन का लग रहा होगा इसकी वजह से, टक्कर की वजह से, और एक तो वेट भी तो है जो सेंटर ऑफ मास से काम कर रहा होगा, कितने का? 0.2 इंटू जी का, कि मास कितना है उसका? मास है 0.2 kg, देखो मास है 0.2 kg, तो नेट फोर्स इज 0.2 इंटू जी ए प्लस 2 ए, टोटल कितना होगा? 4 न्यूटन, क्योंकि ये 2 न्यूटन आएगा, ये 2 न्यूटन, 4 न्यूटन। अब चारों लेग हैं, तो हर लेग पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एक लेग पे कितना होगा? फोर्स ऑन वन लेग इज 4/4, तो आंसर इज 1 न्यूटन। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। 26 में कह रहा है कि a rocket of total mass इतना kg initially launched from the ground, the gases are ejected at the rate of 20 kg per second with vertical speed इतना relative to the ejected rate at इतना with velocity इतना, rocket, the initial acceleration of the rocket is। तो थ्रस्ट फोर्स निकाल लेते हैं। थ्रस्ट फोर्स क्या होगा? बी रिलेटिव डीएम बाई डी। बी रिलेटिव कितना है? 1000 है, तो 1000 बी रिलेटिव। और किस रेट से गैस बाहर निकल रहा है? 20 kg पर सेकेंड, तो यहाँ पे 20 kg मल्टीप्लाई करो, तो थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁴ न्यूटन। अब इसकी एबीडी बनाओ रॉकेट की, जब रॉकेट की एबीडी बनाओगे तो थ्रस्ट फोर्स ऊपर दिखाओगे, एमजी नीचे। एमजी कितना होगा? ये 1000 kg है, इंटू जी मल्टीप्लाई कर दो, तो 10⁴ बनेगा। तो नेट फोर्स और मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स क्या है? इस एफ में सी एफ घटा दो, मतलब तुम्हें इसमें से इसको घटा दो, तो जब इसमें से घटाओगे तो 10⁴ आएगा, तो 10⁴ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? 10⁻³ है, मास 10⁻³ है ना, इंटू ए कर दो, तो इससे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज 10। अब उन्होंने पूछा ए अपान जी की वैल्यू बताइए, ए अपान जी की वैल्यू, तो ए 10 आ गया, जी 10, दैट इज 1, आंसर इज 1। 27 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है AB is a long frictionless horizontal surface, frictionless horizontal surface. One end of the ideal spring of spring constant K is attached to the block of mass M, which is being moved left with constant speed B, and then another end is free. ये end free है. Another block of mass 2m, given speed 3b toward the spring, magnitude of work done by the external agent
in moving m with constant speed v in long time is beta times mv square. Then beta is okay. 27 व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं. कह रहा है कि इसकी स्पीड को कांस्टेंट करने पे जो एक्सटर्नल एजेंट होगा उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा लॉन्ग टाइम बाद. तो पहले तो ये समझना पड़ेगा लॉन्ग टाइम बाद एक्चुअल में हो क्या रहा होगा. नहीं ओके. जब ये ब्लॉक इससे टक्कर मारेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा. जब कंप्रेस होगा तो इसकी फिर बढ़ेगी. स्पीड बढ़ने के लिए क्या होगा, एक्स्ट्रा एजेंट इस पे फोर्स शुरू में कैसे लगाएगा, शुरू में फोर्स ऐसे लगाएगा, इनिशियली फोर्स ऐसे लगाएगा ताकि इसकी स्पीड कांस्टेंट रहे. अब क्या होगा कि जब स्प्रिंग ये कंप्रेस्ड होगी तो इसको इधर धक्का मारेगी और स्प्रिंग इसको इधर धक्का मारेगा इधर, तो इसकी स्पीड घटेगी. बट इसकी इसलिए घट पाएगी क्योंकि जो स्प्रिंग इस ब्लॉक पे इधर धक्का मार रहा है एक्सीडेंट उतने का ही फोर्स उल्टा लगा देगा, सिर्फ कांस्टेंट रहेगी. फिर इसकी स्पीड घटती रहेगी घटती रहेगी घटती रहेगी. घटते घटते पता है एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी स्पीड भी हो जाएगी, एग्जैक्ट इसके बराबर हो जाएगी. लेकिन इस स्टैंड पे तो स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग क्या है, इस स्टैंड पे जो स्प्रिंग है कंप्रेस्ड है, इसको उल्टा धक्का मारेगा, अभी भी स्प्रिंग उल्टा धक्का मारेगा तो इसकी स्पीड अभी भी घटेगी. तो इसकी स्पीड घटती जाएगी घटती जाएगी. अब प्रॉब्लम शुरू. तो मैंने क्या किया ना, इसके रेफरेंस फ्रेम का यूज किया क्वेश्चन को समझने के लिए. चलो इस पे खड़े हो जाओ. तो क्या ये एक इनर्शियल फ्रेम है, हाँ ये एक इनर्शियल फ्रेम है. क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट है. अगर इसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट है तो ये हो गया इनर्शियल फ्रेम. और जब तुम इस फ्रेम से देखोगे ना, जब तुम इस फ्रेम से देखोगे, इस फ्रेम से इस ब्लॉक को, इस ब्लॉक की जो स्पीड नजर आएगी, इनिशियल स्पीड नजर आएगी, दैट इज 2v. इस फ्रेम से देखोगे तो इसकी स्पीड क्या नजर आएगी, यहां से खड़ा होकर जब इसको देखोगे तो इसकी स्पीड नजर आएगी 2v. इस फ्रेम से देखने पे इसकी 2v, क्योंकि ये जो v है ना उल्टा होकर इसमें लगेगा, ये जो v है जो उल्टा होकर ऐसे लगाओगे तो 3v, ये v, 3v माइनस v दैट इज 2v. तो ये जो ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक है वो 2v की स्पीड से आता हुआ नजर आएगा जबकि ये ब्लॉक रेस्ट में. तो ये क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया कि एक ब्लॉक पे तुम खड़े हो, ठीक है, और ये रेस्ट में आ चुका है और यहाँ पे एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक इधर आ रहा है 2v से, तुम्हारे फ्रेम में 2v से आ रहा है. अब तुम एक इनर्शियल फ्रेम, तो फिर लंबे टाइम बाद क्या होगा, पहले इसको कंप्रेस करेगा, इसको कंप्रेस करने के बाद, इसको कंप्रेस करने के बाद वापिस लौटेगा, फिर ये नेचुरल लाइन से आके फिर आगे भाग जाएगा. तो पता है क्या होगा, ऐसा नहीं पत्थर को फेंके दीवार पे तो बीच से टकराया और टकरा के बीच से लौटा, वैसे इसमें भी होगा कि ये ब्लॉक जाएगा, इससे टक्कर मारेगा, टक्कर मार के लौटेगा तो फाइनल स्पीड 2v गेन कर लेगा. किसके फ्रेम में, इसके फ्रेम में. तो ग्राउंड, तो ये तो 2v स्पीड लॉन्ग टाइम बाद अगर कोई पूछे कि इस ब्लॉक की स्पीड इसके फ्रेम में क्या होगी तो आंसर इज 2v, जबकि इसकी स्पीड v है. तो कोई पूछे इस ब्लॉक की स्पीड ग्राउंड फ्रेम में कितनी होगी, ग्राउंड फ्रेम में कितनी, तो ग्राउंड फ्रेम में कितनी होगी, तो स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक 2m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, ये 2v इसके फ्रेम में है, अब v इधर है, तो इसमें से घटा दो ना, आ गया स्पीड v. ये रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है और ये एक्चुअल स्पीड है. तो अगर इसका एक्चुअल पाना हो
क्या करोगे, टू बी में इस वेक्टर को जोड़ दो, ऐसे ऐसे जोड़ दो, टू बी इधर है, टू बी इधर है, टू बी इधर और इस बी को ऐसे जोड़ दो, टू बी माइनस बी इट इज बी। तो पता है क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसा होगा बेसिकली, ग्राउंड फ्रेम में ऐसा होगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर ये कहेगा ना, ग्राउंड ऑब्जर्वर कि यार ये 3B से आ रहा है और टक्कर के बाद ये वाला ब्लॉक B से वापस जा रहा है, इस ऑब्जर्वर की नजर आएगा कि 3B से आ रहा है और टक्कर के बाद ये 2M ब्लॉक B से इधर जा रहा है, B से इधर जा रहा है, जबकि इस ब्लॉक की स्पीड अभी भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे वर्क कर दी तरफ पूरे सिस्टम पे, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस चेंज इन कैटेगरीज। तो वर्क डन के नाम पे कौन है, एक तो एक्स्ट्रा एजेंट का वर्क डन है, दूसरा सिस्टम पे स्प्रिंग का वर्क डन है चेंज इन कैटेगरीज। एक्स्ट्रा का वर्क डन निकालना है हमें, स्प्रिंग का वर्क डन 0 आएगा क्योंकि स्प्रिंग इनिशियली भी नेचुरल लेंथ में और फाइनली भी नेचुरल लेंथ में आ गई, 0। डेल्टा की चेंज इन कैटेगरीज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये है इट इज हाफ 2M इंटू बी स्क्वायर माइनस सिस्टम की इनिशियल कैटेगरी, तो इनिशियल कैटेगरी फाइनल कैटेगरी इसके पास हाफ टू इंटू बी स्क्वायर, इसके पास हाफ M इंटू बी स्क्वायर, ये फाइनल कैटेगरी सिस्टम की माइनस सिस्टम की इनिशियल कैटेगरी, इसकी एनर्जी हाफ M इंटू बी स्क्वायर और इसकी एनर्जी इनिशियली टू से टू कटेगा MB स्क्वायर, ये माइनस करेगा बनेगा 9 MB स्क्वायर, आंसर इज माइनस 8 MB स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या था, M क्या लिखा, बीटा टाइम्स ऑफ MB स्क्वायर, व्हाट इज बीटा, बीटा इज 8। 28 कह रहा है in a region a potential energy vary according to this one, a particle of mass projected from external element toward the origin with the speed of u is the minimum velocity so that the particle can reach the origin, find the value of u by 2 in meter per second। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद हम लोग 29 से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है पोटेंशियल का फंक्शन है 30 माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, पार्टिकल का मास है 0.5 kg, एक्स बराबर 11 से प्रोजेक्ट किया गया ओरिजिन की तरफ, u की मिनिमम वैल्यू सो दैट पार्टिकल कैन रीच द ओरिजिन, ऐसा ये ओरिजिन है, यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास m है, स्पीड u से प्रोजेक्ट किया, ताकि ये पार्टिकल ओरिजिन पहुंच सके तो मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, ये पोटेंशियल का फंक्शन है, फोर्स का फंक्शन निकालो, डिफरेंशिएट करो, ये 0 बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे आएगा तो माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा तो बनेगा प्लस ट्वाइस ऑफ फोर्स x बराबर 5 पे 0 है, तो अगर x बराबर 11 है तो यहाँ पे कहीं होगा x बराबर 5, यहाँ पे 4 0 है। उसके बाद अच्छा देखो x अगर 5 से ज्यादा है तो वैल्यू पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, x 5 ज्यादा है वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव मतलब फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, और x अगर 5 से कम आ गया तो वैल्यू नेगेटिव बन गई, तो फोर्स ऐसा हो गया। कह रहे मिनिमम कितना स्पीड दें ताकि ओरिजिन पहुंचे, तो ओरिजिन पहुंचाने के लिए आपको इस पार्टिकल को जो स्पीड देनी चाहिए वो इतनी देनी चाहिए ताकि वो x बराबर 5 तक पहुंच सके, यहाँ पहुंच गया, उसके बाद अगर हल्का सा भी स्पीड ज्यादा रहा तो फिर वो आगे भाग जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, इधर फोर्स अपोज कर रहा है, इधर सपोर्ट कर रहा है मोशन में, तो इतना स्पीड दो
ताकि एक्स बराबर 5 तक पहुंच सके, उसके बाद तो अपने आप ही आगे पहुंच जाएगा, क्योंकि जो इस रीजन में फोर्स है वो आगे खींच देगा। क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ की क्या एनर्जी, हाफ एम इंटू यू स्क्वायर, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी एक्स की जगह पे 11 प्लेस करना है इस फंक्शन में, तो कितना आएगा 30 माइनस 11 माइनस 5 दैट इज 6 का स्क्वायर इक्वल टू, जब यहाँ पहुंचेगा तो कैंडिडेट 0 और पोटेंशियल एनर्जी एक्स की जगह पे 5 है ना 5 रख दो तो 0 बन गया 30। नाउ सिंप्लीफाई कर दो, यू की वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी। ओके बता ही देता हूँ, 30 से 30 कट गया, लीजिए तो बता देता हूँ। ये क्या बनेगा, हाफ और मास क्या 0.5 इंटू यू स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से यू की वैल्यू क्या आएगी 6 इंटू 2 दैट इज 12, आंसर इज 12। u by 2 in meter per second, 12 by 2 that is 6। ये क्या जरूरत है, आंसर इज 6। कैलकुलेशन चेक करना, अदरवाइज हमने सही किया। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास से 29 के बाद डिस्कस करूंगा।